नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, बंधुओं, माताओं, बहनों, मेरे प्रियजनों, परिचितों, शुभचिंतकों और भी जो भी प्रियजन, जो भी गणमान्य, मेरे जानकार, मेरे मित्र जहाँ से भी जुड़ेंगे, मैं उन सबको इस लाइव वीडियो में डॉक्टर राजकुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपसे अनुरोध है, जो भी लाइव पे जुड़ रहे हों जल्दी जुड़ जाएं। छोटा संक्षिप्त वीडियो, काम का वीडियो होने जा रहा है। आशा है इस वीडियो के बारे में जो इसमें कंटेंट देखेंगे आप, वो और कहीं एकाएक दिखेगा नहीं आपको। और कहीं देखा होगा तो मेरे जैसे जो अल्टरनेटिव स्वास्थ्य चैनल होते हैं, जिन पे वैकल्पिक स्वास्थ्य विधियों के बारे में बताया जाता है, एक्यूप्रेशर, सुजोग, प्राकृतिक चिकित्सा, इस तरह से, तो उनमें अगर कहीं मिल जाए तो अलग है। बाकी कमी ये देखने को मिलेगा आपको। आपने इससे पहले अगर भी किसी स्वास्थ्य चैनल पर देखा हो तो कमेंट भी कर दें, ढूंढे भी सही। उत्तम स्वास्थ्य के कुछ सिद्धांत मैं यहाँ 11 बिंदु आपको बताऊंगा, कुल 11 बिंदु। उन 11 बिंदुओं पे आप जो है अपने स्वास्थ्य की कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। और अगर ये 11 पैरामीटर्स आपके खरे उतरते हैं, 11 पैरामीटर्स आपके खरे उतरते हैं, जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चलते हैं, तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं है हेल्थ का आपको। ये जो रीडिंग्स होती है, फाइंडिंग्स होती है, इससे इतने लेवल तक ये होना चाहिए, इतने लेवल तक कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, इतने लेवल तक शुगर होना चाहिए, इतने लेवल तक ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना पोटेशियम, इतना सोडियम, ये सब जो है आपके इन 10-11 जो बिंदु है, इन पे अगर आप फॉलो कर मतलब खरे उतर रहे हैं तो इनमें से कोई चीज आपको नहीं निकलेगी, कोई नहीं निकलेगी, मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ। तो इनको आप ध्यान दें। क्या क्या है वो सुनिए आप। सबसे पहले मल त्याग है ना। जो दिन की शुरुआत होती है, सुबह उठने के बाद आदमी पानी वानी पेशाब से निमट के मल त्यागने जाता है, हम शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने जाते हैं। तो उत्तम स्वास्थ्य के प्रथम लक्षण में मल त्याग। सुबह उठे आदमी, थोड़ा बहुत पानी वानी पिए, और पानी वानी पी के हल्की सी एक्टिविटी से ही, उठना बैठना है ना, थोड़ा सा दंड बैठक लगाना, झुकना करना है ना, हल्की सी कसरत, इन सबको करने से ही क्या है, उसको मल त्याग की हाजत हो जानी चाहिए, है ना। और वो शौच से निवृत्त होने की ओर चला, मतलब शौचालय में वो चला जाए, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मंजन कर रहा है, सुबह कोई लाल मंजन कर रहा है, कोई घूमने जा रहा है तो बड़ा लंबे डंठल वाला मंजन कर रहा है, आधे आधे घंटे तक वो है ना पानी पी लिया, फिर दोबारा पेट पर हाथ फेर रहे हैं, एक चाय पी ली, दूसरी चाय का इंतजार कर रहे हैं, ये नहीं। अगर ये है सब ऐसा तो कब्ज की निशानी है। वरना सामान्य पानी पीने से 1 से 2 गिलास, 3 गिलास पी ले कोई, तो उसको शौच की हाजत आ जानी चाहिए। पहली बात तो फ्रेश होने की उसको बन जानी चाहिए। फिर फ्रेश होने जाए तो बिना ज़्यादा जोर लगाए, टॉयलेट सीट पर बैठ रहा है तो बिना ज़्यादा जोर लगाए उसको फ्रेश हो जाना चाहिए, है ना। हाथों पे ऐसा जोर नहीं पड़ना चाहिए कि हाथों में सूजन आ जाए, पाइल्स की समस्या हो जाए। ये 5-7 मिनट का तो सारा प्रोसेस, 1-2 बार 3 बार गैस भी पास होगी। और वो अगर उसमें ऐसा लगता है कि उसमें इस तरह में समस्या आ रही है, तो एक तो पेट पर हाथ फेर ले, जाने के पहले बढ़िया ऐसी तैयारी कर ले, इस तरह से। जैसे कब्ज को काटने के लिए क्या, ये मैं बताऊं आपको, इस तरह से ये भी कर ले। आरी नहीं चलानी है, लेकिन इस तरह से आप पेट पे ऐसे हाथ फेरेंगे, पेट मुलायम हो जाएगा, है ना। वज्रासन में बैठ सकता है व्यक्ति, तो फिर उसमें आपके पेट साफ होने में आसानी रहेगी। पेट साफ हो गया तो पेट साफ होने के बाद मल की क्वालिटी, ये आपकी सेहत को बताती है। मल जो है भूरा, हल्का भूरे रंग का, है ना, बिल्कुल पीला भी नहीं और काला भी नहीं, है ना। काला, लाल, इस तरह के, हरा, ये क्या रंगों में परिवर्तन ऐसे आ जाता है, वरना सामान्य भूरे सा रंग का होता है। पालक की सब्जी खाई ज़्यादा तो हरी हरी पन है ना। अगर आपने उसमें लाल, जैसे चुकंदर का जूस पिया है, गाजर खाइए ज़्यादा, तो गाजर के रस का इस तरह से असर उसमें आएगा, रंगों का असर आएगा। ज़्यादा पीला होना वो कुछ बीमारी की निशानी है। और ये टॉयलेट सीट में चिपकना नहीं चाहिए, पानी डालो आसानी से बह जाना चाहिए और मल उस पर
तैरना चाहिए, सीट मतलब उसमें पानी में तैरना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, तैरना चाहिए, गंध नहीं आनी चाहिए उसमें, दुर्गंध वाला नहीं होना चाहिए, और भोजन में अपचित अंश नहीं होना चाहिए। ये उत्तम हमारे पेट की आंतों की क्वालिटी की निशानी है अगर हमने इस क्वालिटी का मल त्याग किया है ना। जो स्टूल टेस्ट होता है उसमें यही देखते हैं मल की जांच में कि कहीं अपचित अंश तो नहीं है। राजमणि जी नमस्कार, है ना। आपके जुड़ने के पहले मैं एक चीज बता चुका हूँ, है ना, मल त्याग के बारे में कि हमारा मल त्याग किस तरह से हो। आप सिद्धांत के जो है दोबारा से बोल देता हूँ क्योंकि आप पहले ही जुड़े अभी, कि आसानी से बिना ज़्यादा मेहनत के अगर हमारा पेट साफ हो जाता है सुबह उठने के बाद, 1-2 गिलास पानी आनी पीने के बाद, कोई ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए कि चाय पियेंगे जब भी आएगी, है ना, या फिर मंजन करेंगे जब भी आएगी। और मल किस तरह का, हल्का भूरे रंग का, गंधहीन, टॉयलेट सीट में न चिपकने वाला, उसमें कोई अपचित अंश नहीं होना चाहिए, भोजन का नहीं चिपकने वाला हो, तैरने वाला हो, है ना, तो आपका जो है पेट सही है, आते सही है, आते और डायफ्राम ये हिस्सा इसके लिए जिम्मेदार होता है अगर मल त्याग सही से नहीं हो रहा है तो। दूसरा मूत्र त्याग। मूत्र त्याग में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? किडनी, गुर्दे, है ना, किडनी और गुर्दे। राजेंद्र जी भाई साहब नमस्कार। अगर किसी के अगर पेशाब जाने में समस्या है, पेशाब में जलन मच रही है, पेशाब लाल रंग का आ रहा है, पेशाब पीले रंग का आ रहा है ना, तो वो मूत्र त्याग में उसकी समस्या है। रुक रुक के आता है तो समस्या है। आपके पथरी हो गई तो उसमें दर्द होता है कमर में, है ना, तो समस्या है। तो इसमें क्या होना चाहिए? पेशाब की क्वालिटी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। पानी में तो फिर भी स्वाद हो सकता है लेकिन पेशाब फीका होता है। असल तो ये होता है पेशाब का, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। अजय जी नमस्कार। तो ये पेशाब की क्वालिटी होती है। आसानी से दिन भर में 4-5 बार कोई भी व्यक्ति पेशाब जा सकता है, जाता है। सर्दियों में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, 4-5 बार ही जाएगा लेकिन उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है क्योंकि पसीना नहीं आता है, और गर्मियों में पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन फिर भी 3-4 बार दिन भर में पेशाब जाना चाहिए। न्यारा हो तो 1 गिलास पानी पी के जाना चाहिए, है ना, ताकि गुर्दों में लोड नहीं बढ़े। ये अगर ये चीज क्वालिटी फॉलो नहीं होती है तो आपके कुछ ना कुछ किडनी या गुर्दे संबंधित समस्या है। ठीक। नंबर 3, भूख। भूख स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में 6 बार भूख लगती है। कितनी बार? 6 बार, जो अल्प भोजन से तृप्त हो जानी चाहिए हमारे सिद्धांत के अनुसार। लेकिन फिर भी 4 बार का तो इसमें है ही सही, 6 का नहीं तो 2 खाने 2 नाश्ते। तो सुबह सुबह नाश्ता, कोई व्यक्ति सुबह सुबह ही भोजन कर लेता है, वो नाश्ता ही भोजन के बराबर करता है, वही बात है। सुबह सुबह सबसे ज़्यादा लगती है भोजन भूख, जो सुबह सुबह लगती है, क्योंकि मल त्याग करके निपटा है ना आदमी, तो वो पेट साफ हो जाता है, उसकी वजह से पेट में ज़्यादा भूख लगती है। तो सुबह का जो नाश्ता है वो हेवी हो सकता है। कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, सिद्धांत में ऐसा है, अंग्रेजी चिकित्सा भी कहती है, नाश्ता राजा की तरह, यानी खूब दबा के करो, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर का भोजन गृहस्थ की तरह तसल्ली से, और रात का भोजन जो है भिखारी की तरह करो। भिखारी की तरह करने का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार चीज खाओ, ये है कि उतना खाओ जितनी जरूरत है रात को, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में रात के लिए। अब कोई सोचे कि नाली में कहाँ डाल रहे हैं, हम तो घर का खाना खा रहे हैं, हम तो सारा ही खा ही रहे, ठूस ही रहे हैं, तो ठूस रात के खाने में ज्यादा ठूस के खाना सही नहीं है ना। बिल्कुल भूखे भी नहीं सो सकते, नींद नहीं आती है, लेकिन ठीक ठाक खाए, चबा चबा खाए। रात का भोजन सावधानी से करें, लेकिन लोग रात का भोजन ही जरा ज्यादा ही आराम से करते हैं, सोचते नहीं है पचेगा कि नहीं पचेगा, उसकी वजह से डायबिटीज बढ़ रही है, ठीक। तो 6 बार की बजाय मैंने 4 बार का बता दिया। सुबह खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना, उसके बीच में 5 बजे के आसपास चाय के साथ 2-4 बिस्कुट खाना, ये 4 बार का होता है। 3 बार तो फिर भी लोग खाते ही हैं। गांव में भी सुबह सुबह बांध के ले जाते हैं, खा के जाते हैं, दोपहरी करते हैं और शाम को खाते हैं, रात में सो जाते हैं। इसलिए 4 बार का नहीं, 3 बार का तो फिर भी। तो कोई कहे सुबह एक ही बार खाता है, बढ़िया ठूस के, गलत करता है वो, उससे फायदा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा, है ना। फिर आपके प्यास जब जब आवश्यकता हो पानी पीना ही चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में अपने वजन का बटा 10, नमस्कार बाबू जी, अपने वजन का बटा 10 - 2
इतनी प्यास उसको लगती है कब कि जब वो फील्ड में काम कर रहा हो। यानी 70 किलो का आदमी 5 किलो तक पानी पी सकता है, मेहनत का काम कर रहा है तो ये। और अगर वो कम मेहनत का काम कर रहा है तो भी 3 लीटर तक तो वो पी सकता है। -2 और कर दो, -2 और कर दो तो ये। लेकिन 40 किलो वाले के लिए -2 और कर दो तो फिर 0 हो जाएगा। 40 किलो बटा 10, 4 में से 2 घटाए तो कितना हुआ? 2 लीटर। तो 2 लीटर से नीचे नहीं लेना, किसी भी तरह का व्यक्ति हो 2 लीटर से पानी नीचे नहीं लेना, या 8 गिलास पानी तो पीना ही है। फिर भी अनावश्यक प्यास लगती है, बहुत भूख भड़कती है तो वो प्यास ज़्यादा लगती है तो वो क्या है? वो रोग की निशानी है। वो रोग की निशानी है, किसी दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है। और शुगर वाले व्यक्ति को भी प्यास लगती है बार बार। ठीक, 4 बिंदु मैंने आपको बता दिए, 4 बिंदु बता दिए। मल त्याग, मूत्र त्याग, भूख और प्यास। नींद के बारे में, नींद 5 से 7 घंटे में बढ़िया नींद आ जानी चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति है और वास्तव में सोने गया है बिस्तर पे तो 5 साढ़े 5 घंटे की नींद उसके लिए पर्याप्त है। 5 साढ़े 5 घंटे की नींद उसके लिए पर्याप्त है, अच्छी नींद ले सकता है, वरना 10 घंटे भी कम है। नींद सोने जाने से पहले बढ़िया पैर वेर धो लो, है ना, और माथे में थोड़ी मालिश कर लें, नारियल के तेल की कर लो। गर्मी है तो नहा के जाओ सोने के लिए, तो अच्छी नींद आएगी। रात के समय कम ज़्यादा मतलब कम मिर्ची के सामान खाओ, ऐसा भोजन करो, कम तेल का खाओ तो भी आपको नींद अच्छी आएगी। ये अपन उसमें कर सकते हैं। आंवले का पाउडर खा सकते हो आप, रात में सोने के पहले मिश्री मिला के चूस के ख़त्म करें, आपको नींद अच्छी आएगी। केवल आंवले की कलियाँ भी चूस सकते हैं तो भी नींद अच्छी आएगी। अजय जी, दिलीप जी, गिरधर जी, नमस्ते, है ना। ये आपके 5 बिंदु हो गए, कुल 11 बिंदु है। और अगर ये सबके सब बिंदु आप पे फॉलो होते हैं तो आपको कोई रोग नहीं निकलेगा, बिल्कुल लिखा लो आप। हाँ, फिर आपको मार्केटिंग के हिसाब से ही ज़्यादा चिंता लेके रोग निकालने हो तो अलग बात है। पसीना, स्वस्थ व्यक्ति को मेहनत करने में पसीना निकलना चाहिए, मौसम के अनुसार पसीना आना चाहिए। पर किसी को अगर ज़्यादा हीट है बॉडी में तो हीट कंट्रोल करने के लिए उसको पसीना ज़्यादा आता है। तो वो ऐसा होता है कि कोई को खाना खाते खाते पसीना आता है, माथे में पसीना हो जाता है, खाना खा रहा है उसको पसीना, उस मसाले से एलर्जी हो जाती है, गर्मी, लीवर में गर्मी ज़्यादा है, उस वजह से पसीना ज़्यादा आता है। उस हीट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो जो भी कमेंट में आपको जो भी फॉलो नहीं हो पाए कमेंट में लिख देना, या मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उसका उपाय बता दूंगा। भूख नहीं बढ़ रही हो, है ना, और भी पेट में समस्या हो तो सब जिसमें। इसके बाद तो मैंने बताया पसीना उतना ही आना चाहिए जितना कि, और एक बार बार ही ज़्यादा पसीना आया है, शरीर पसीने को थाम ही नहीं पा रहा है, हथेलियों में पसीना आ रहा है, वो गलत है, वो रोग है। हथेलियों में पसीना आ रहा है वो रोग है। हथेलियाँ और पंजे जो है संबंधित रूप से सूखे होने चाहिए। ये पसीने में ये हथेलियाँ और पंजे जो है आपके शरीर की तुलना में सूखे होने चाहिए। शरीर में सारे में पसीना आ सकता है लेकिन हथेलियाँ और पंजे जो है ये सूखे होने चाहिए बाकी शरीर की तुलना में। अगर इनमें से पसीना छूट रहा है व्यक्ति बीमार है, गुर्दा उसके लिए जिम्मेदार है, त्वचा उसके लिए जिम्मेदार है। भावनाएं, है ना, इसके भावनाओं के पहले मैं आपको नंबर 10 लिख दिया था, इसको ऊपर ले लूं। दिल की धड़कन, नींद आ गई तो दिमाग स्वस्थ हो गया। दिल की धड़कन जो है वो न बहुत ज़्यादा तेज हो और न बहुत ज़्यादा धीमी हो, बहुत ज़्यादा तेज हो न बहुत ज़्यादा धीमी हो, आसानी से गड़बड़ नहीं जाए फटाफट। एक बीमारी होती है धड़कन अचानक घटना बढ़ना, हमारे पास इसका उपचार है। पंकज जी नमस्कार, हमारे पास उपचार है। तो वो धड़कन अचानक घटने बढ़ने वाले को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो अचानक घटनी बढ़नी नहीं चाहिए और आसानी से नियंत्रित हो जानी चाहिए। अगर यदि सोते समय, आराम के समय भी किसी व्यक्ति की धड़कन 90 हो जा रही है फिर वो रोग की निशानी है, उसको परिणाम स्वरूप हाई बीपी हो सकता है बाद में, है ना। और अगर मेहनत के समय भी उसकी धड़कन धीमी हो रही है, कम हो रही है, तो वो भी रोग की निशानी है। लो बीपी हो सकता है बाद में लो बीपी हो सकता है। तो ये तो वही आपके 8 नंबर तक, है ना, पसीना हो गया। और 7वें नंबर पे मैंने आपको बताया हृदय की धड़कन। इसके बाद है आपके त्वचा का रंग। वैसे हर प्रजाति का अपना सामान्य रंग होता है। जैसे अब अफ्रीकन लोग ये तो काले रहेंगे, अंग्रेज है अधिकतर गोरे रहेंगे,
और भारतीय हैं जो मिक्स होते हैं बीच बीच में, कोई बहुत दक्षिण में लोग काले भी पाए जाते हैं और कश्मीर में गोरे भी पाए जाते हैं ज़्यादा। बीच का जो एरिया है ये आपके राजस्थान वगैरह, महाराष्ट्र का, इस इलाके के, उत्तर प्रदेश, या मिक्स कलर के लोग हैं, गेहुआ रंग इसको ज़्यादा कहते हैं जैसे। परंतु तो ये तो प्रजाति का रंग हुआ, उसमें उसका कोई रोग नहीं है, लेकिन रोग के समय त्वचा के रंग में बदलाव आ जाता है। जो गोरा रंग है, जो लाल चट दिख रहा था, लाल खून चमक रहा था, उसमें बढ़िया दिखता था, तो वो अगर बीमार है तो पीला पड़ जाएगा, त्वचा के रंग से दिखता है। अब सांवले रंग में कैसे पीला पड़ेगा? सांवला रंग डल दिखता है। सांवले रंग में भी भले ही वो सांवला हो, लेकिन उसके चेहरे पे चमक होती है, ग्लो होता है, वो ग्लो अपने आप ही डल जाता है। अरे तेरे कैसे आंखें देख के आंखें पीली दिखेगी उसकी, तो फिर वो पता लगा सकते हैं यार तुम बीमार लग रहे हो, वो उसमें पता लग जाता है। सामने वाला बताएगा, वो ध्यान नहीं भी दे तो सामने वाला बता देगा, कोई उसका शुभचिंतक होगा तो, शुभचिंतक होगा तो बता देगा। ऐसा हुआ मेरे साथ भी, मेरा हीमोग्लोबिन 4 रह गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहीं बीमार, ऐसा हुआ कि मेरा खून कम हो गया। किसी ने देख के बताया, सोनी जी यार आप ऐसा लग रहे कि आपके पीलिया हो गया दिखता है, क्योंकि मैं खून की कमी से पीलिया दिखने लग गया था। मैंने कहा पीलिया, तो मैंने कहा आंखें आंखें तो पीली नहीं हो रही, मुझको लग रहा था वो। तो फिर मैंने चेक कराया तो वो एनीमिया निकला, पीला तो निकला। तो ऐसा है, खून की कमी से भी रंग गड़बड़ हो जाता है। और खून की कमी कभी भी आ सकती है, किसी की भी किसी भी उम्र में आ सकती है, इसका कुछ नहीं लेना देना। आप बीमार नहीं हुए तब भी आ सकती है, कुछ ना कुछ अंगों की ऐसी रिएक्शन हो जाती है, अंदर कुछ ऐसा केमिकल दौड़ जाता है जिसका कोई ऐसा ज्ञात कारण भी नहीं है, तो वो उस वजह से क्या है, खून जल्दी जल्दी टूटना शुरू हो जाता है। जिस स्पीड से बन रहा है उस स्पीड से ज़्यादा टूटना शुरू हो जाता है, तो वो फिर खून में कमी आ सकती है। तो त्वचा का रंग हमारे रक्त की मात्रा पर भी निर्भर करता है और सेहत पर निर्भर करता है, वो भी हमारी सेहत को बताता है। फिर आगे है आपके भावनाएं, हमारी भावनाएं, जो अभिव्यक्ति होती है भावनाओं की, खुशी, दुख, है ना, गुस्सा, 3 ही चीजें इसमें ज्यादा आएगी। खुशी में आदमी ऐसा नहीं हो फूट फूट के इतना हंसे, फूट फूट के हंसना भी होता है, फूट फूट के रोना तो सुना ही होगा, फूट फूट के इतना हंसे जो लोग उसको पागल ही समझने लग जाए, है ना। और खुशी के आंसू तो होते ही, तो इतना ज्यादा भी नहीं भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाए, मतलब रोक नहीं पाए, वो काबू पा सके भावनाओं पे, ऐसी हमारी भावनाएं होनी चाहिए। क्योंकि क्रोध, खुशी, गुस्सा, ये सब जीवन के अंग है। क्रोध के समय क्रोध भी आना चाहिए, लेकिन वो भावनाओं पे काबू पा सके। जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हुए इसका ध्यान रखें कि बच्चों को डांट रहे हैं तो ऐसा नहीं डांट दे, उनको ऐसे टॉर्चर नहीं कर दे अपनी भाषा से कि फिर वो हमेशा उसको ध्यान रखें। क्योंकि ये वाणी के घाव है ना, ये बड़ी मुश्किल से भरते हैं वाणी के। और आजकल लोग है ना इसी से घायल कर रहे हैं किसी को, दूसरों को इसी से घायल कर रहे हैं, तीर तलवार नहीं चल रहे है ना, वाणी से ही घायल कर रहे हैं। किसी के लिए कुछ कह दिया, किसी के लिए कुछ कह दिया, उसके मुंह पे कह दिया, उसके पीछे कह दिया। तो ये तो भावनाएं अगर काबू में है किसी व्यक्ति की, चाहे उसको क्रोध आ रहा हो, चाहे उसको ज्यादा खुशी हो रही हो या दुख हो रहा हो, तो वो स्वस्थ है, तो वो स्वस्थ है। एक उदाहरण दूं कि एक महाराज थे, है ना, भावनाएं कैसे काबू में नहीं हो सकती, इसका तो साधु थे। एक आया व्यक्ति वहां से निकला तो एक हवन करके निमटे थे, वो काफी समय हो गया था, सुबह का किया होगा या 2 दिन का किया पड़ा था। तो उन्होंने कहा महाराज जी इसमें कितनी आग है? उन्होंने कहा बेटा आग नहीं है। वो तो महाराज जी की परीक्षा ले रहा था। उन्होंने कहा कितनी आग है? कि बेटा आग नहीं है इसमें। नहीं महाराज जी इसमें आग है। नहीं बेटा इसमें आग नहीं है, कल सुबह हवन किया था। वो 4 बार 6 बार समझा दिया, नहीं मान रहा हो। नहीं महाराज जी इसमें तो आग होगी, आपको पता नहीं चल रहा। मुझे पता है भैया, नहीं इसमें आग नहीं। आखिर महाराज जी को गुस्सा आ ही गया, जो भी चाह रहा था वो बताना। और उन्होंने कहा अभी बताता हूँ तेरे को, अभी चिमटे से मार के तेरे को सबक सिखाता हूँ। जैसे अभी कुंभ में लोग छेड़ रहे थे उनको, साधुओं को, साधुओं ने, एक तो साधु ऐसा भी था पीट रहा था लोगों को, है ना, कुछ गले निकाल रहे थे, तो लोग उनको क्या जबरदस्ती परेशान कर रहे थे, वो वाली बात। तो उन्होंने कहा महाराज जी आग तो है। तो उन्होंने कहा आग कहाँ है? कि यार निकली ना आग, गुस्सा आया ना आपको, आग ही तो है, मैं इसी आग की बात कर रहा था। तो क्रोध पे काबू पाना बड़ा मतलब क्या है, संयम का काम है, हर कोई नहीं पा सकता उस पर। वो जितेंद्रिय वाली चीज हो जाती है, फिर अपनी इंद्रियों पे जीतना सबसे ज्यादा, उसमें क्रोध पे काबू पाने वाली बात होती है ना। फिर है इसके बाद आपके यौन व्यवहार,
हमारा यौन व्यवहार जो विवाह पश्चात शुरू होता है गृहस्थ आश्रम में, सामान्य जो हमारा सनातन धर्म है उसके भी सारे मैं वो बताऊंगा, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंतर्गत अगला जो वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें क्या है, यौन व्यवहार हमारा इस तरह का होना चाहिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति 80 साल की आयु तक, 80 साल तक की आयु तक यौन व्यवहार करने में सक्षम होता है। जब से उसको जो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है 14-15 की उम्र के बाद से, 16 की उम्र के बाद से, विवाह की आयु पहले 16 और 18 थी, है ना। आर्य जो थे आर्य सिद्धांत उसमें तो 16 और 25 मानी गई थी, आयुर्वेद में 16 और 25 मानी गई, लेकिन 16-18 थी, फिर 18-21 हो गई। तो वो 21 मान लो आप, 21 वर्ष की आयु से लेकर और 80 वर्ष की आयु तक वो स्वस्थ रहता है। यौन व्यवहार करने की क्षमता व्यक्ति की होती है, मनुष्य में, पुरुष की। और महिलाओं में जो यौन व्यवहार की क्षमता होती है उनका मासिक चक्र शुरू होने के बाद से और उनका मासिक चक्र खत्म होने तक 50 की उम्र 55-60 में भी रहती है ना, ऐसी बात नहीं है। पर ये जो भावनाएं हैं ये काबू में रहनी चाहिए, ये काबू में रहनी चाहिए, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए कि वो हर कहीं उसकी भावनाओं का उद्गार फैल रहा हो और कभी वो व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक रूप में भावनाएं व्यक्त करने के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठे कि उसको सामाजिक जो उसकी उपवास उड़े या कोई अपराध कर बैठे, है ना। तो ये चीज़ यौन भावनाएं इतनी उन्नत होनी चाहिए। फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका क्या सिद्धांत है वो मैं बता दूं कि सामान्य व्यक्ति जो है, स्वस्थ व्यक्ति जो खा रहा है पी रहा है, कि सर्दियों में ये भावनाएं ज़्यादा उन्नत होती है क्योंकि भोजन वोजन बढ़िया खाता है व्यक्ति, मेवे फेवे सब। तो इतनी तक क्षमता होती है सही उम्र वालों की कि एक दिन में 2 बार भी वो अपनी यौन भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकता है ना। अपने जीवन साथी के साथ एक दिन में 2 बार भी, इतनी क्षमता हो जाती है। बसंत ऋतु में जो चल रही है एकांतर क्रम में 1 by 1, एक दिन छोड़ के एक दिन, इतनी उसकी क्षमता होती है। सेहत इजाजत नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, ये कोई है नहीं कि ये मैंने आइडियल सिद्धांत बताया कि हर दूसरे दिन ही व्यक्त करेगा वो तभी वो फिट है, ऐसा नहीं है। और गर्मियों में इतनी कि वो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में इतनी होती, क्योंकि गर्मियों में ताकत कम हो जाती है शरीर में, हमारी जीवन शक्ति घट जाती है ना, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, तो उस समय में ये भावनाएं भी कम हो जाती है। ऐसे में ज़्यादा भावनाएं व्यक्त करेगा तो फिर क्या कमजोरी ज़्यादा आएगी। पर कुछ लोग ऐसे हैं तो ताकत की चीज़ें खा के एसी में सो के वो उनकी भावनाएं ज़्यादा रहती होगी, तो वो ये। और अंत जो है इसमें आखिरी में 11वां, ये 10 तो हुए जो अपने वर्तमान को बता रहे हैं। 11वां कि आपकी संतति का स्वास्थ्य, संतति मतलब संतान, संतति मतलब संतान, कि दोनों स्त्री पुरुष के लिए अगर वो अपनी संतान इस प्रकार की पैदा करते हैं, इस प्रकार की पैदा करते हैं कि उसमें कोई अपनी तरफ से बीमारी नहीं देते, उसको कोई अपनी तरफ से बीमारी नहीं देते, कोई पेरेंटियल बीमारी उनके नहीं आती है, संतान कमजोर पैदा नहीं होती है, स्वस्थ पैदा होती है, तो ये उनके इन 10 जो चल रहा था, जो 10 सिद्धांत मैंने बताया उसमें 11वें नंबर पे ये चीज आती है कि वो स्वस्थ संतान की उत्पत्ति करेंगे। स्वस्थ संतान, अगले पीढ़ी को स्वास्थ्य देना, ये इस पीढ़ी का कर्तव्य होता है, यानी कि स्वस्थ संतान पैदा करना। अगर आपने बीमार संतान पैदा करी है और ऐसी बीमार पैदा करी है कि जिन समाज पे बोझ है, विकलांग है, कोई सी भी है, आपकी बात हो सकती है कि जैसे आपकी भावनाओं से संतान उत्पत्ति का क्या लेना देना, भावनाओं से संतान उत्पत्ति बिल्कुल लेना देना है। क्रोध में अगर व्यक्ति यौन क्रिया करेगा और उसके संतान पैदा भी हो गए, दोनों ही क्रोध में है, गारंटेड है उनका बच्चा या बच्ची जो भी पैदा होगा बीमार पैदा होगा, बीमार पैदा होगा। इसका उदाहरण